ईयर। अब देखिए ह्यूमन ईयर आपका क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है। जनरली फर्स्ट वन इज़ अ हियरिंग, इज़ अ कॉमन फंक्शन, ये सब हम सबको पता ही है। नेक्स्ट वन इज़ अ बैलेंसिंग द बॉडी ऑल्सो, ओके। इक्विलिब्रियम मीन्स रेगुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी पोस्चर, ओके। एंड ये ईयर क्या है, आपका सेंसरी ऑर्गन है ना, जो कि दिस वन इज़ अ सेंसरी ऑर्गन जो जिसमें अफरेंट नर्व्स है ना। अफरेंट नर्व क्या करती है, आपका सिग्नल ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन के बारे में हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ओके, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स आपका एफरेंट नर्व्स यानी कि सेंसरी नर्व जो कि ब्रेन तक आपका सिग्नल लेके जा रही है। ईयर आपका सेंसरी ऑर्गन है ना। तो सुनने का काम करता है, ये हियरिंग का फंक्शन है, दैट मीन्स एंड इक्वलाइजिंग द बॉडी पोस्चर, ओके, एंड मेंटेन द स्टैटिकल बैलेंस ऑल्सो, ठीक है। अभी ये स्टैटिक बैलेंस क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ईयर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट वन ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज़ द ईयर पिन्ना, है ना, ये जो पार्ट है आपका। दिस वन इज़ द हेलिक्स पार्ट ऑफ द ईयर एंड दिस वन इज़ अ लोब्यूल जहाँ पे आप ईयरिंग पहनते हैं। एंड दिस वन इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज, ओके। आपका जो ईयर पिन्ना है, दिस वन मेड बाय अ इलास्टिक कार्टिलेज जिसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग है, ठीक है। अब ये है आपका एक्सटर्नल कैनाल, ठीक है, जिसमें हेयरिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट सिरोमिनस ग्लैंड जिसको हम वैक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। नेम इज द सिरोमिनस ग्लैंड, ओके। सिरोमिनस ग्लैंड, दिस वन प्रोड्यूस सिरोमिन यानी कि दिस वन प्रोड्यूस वैक्स, ओके। ये वैक्स क्या काम करती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं, दे प्रिवेंट द पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि टिम्पैनियम मेम्ब्रेन तक वो ना पहुंच सके। टिम्पैनियम मेम्ब्रेन इज़ वेरी थिन और इलास्टिक। एक ड्रम है, दिस वन इज कॉल्ड ईयर ड्रम, वेरी थिन एंड इलास्टिक कवर। दिस वन इज वेरी थिन इलास्टिक, नेम इज द tympanium, okay। tympanic membrane also called eardrum is also called, ठीक है। अब ये tympanium membrane जो है आपकी, tympanium जो है this one, यहाँ तक आपका external ear का part है, this one is your part of your external ear, okay। and last one, यहाँ से आपका जो tympanium है उससे डायरेक्टली 3 बोन अटैच है, okay, 3 bone attached with this tympanium membrane। ये जो 3 बोन है, नेम ऑफ द बोन इज, फर्स्ट वन इज अ मैलिस, सेकंड इज इनकस, थर्ड वन इज अ स्टेपिस। मैलिस, this one is a hammer like structure, largest bone, and next one is a incus is a smaller bone and stapes is the smallest bone। इवन आपके पूरी ओवरऑल बॉडी की बात की जाए तो स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन, ओके। ये हो गया मैलिस, इनकस एंड स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन। अभी किसी न किसी मसल्स के थ्रू अटैच होंगी, बोन है तो ये मैलिस इज अटैच विद द स्केलेटल मसल्स, ओके। नेम इज द टेंसर टिम्पैनी यानी टिम्पैनियम मेम्ब्रेन से अटैच है ये, है ना। तो कौन सी मसल्स के थ्रू अटैच है टिम्पैनी, टेंसर टिम्पैनी के थ्रू। ये टिम्पैनियम से मैलिस अटैच होता है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एंड इनकस जो है वो डायरेक्टली मैलिस से अटैच है और स्टेपीज से अटैच है, तो इसके लिए मसल्स की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेपीज भी एक टाइप की मसल से अटैच होता है। द नेम ऑफ द स्टेपीडियस मसल्स
These muscles, this one is a smallest muscles in our body. This one is the smallest muscles. Okay, name is the spadiceus. Okay, spadiceus muscles जो कि आपके स्टेपीज बोन को ओवल विंडो से अटैच है, ठीक है। एंड स्टेपीड मसल्स जो है आपकी शू लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती है ना। ये जो मसल्स है शू बेस लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये यहाँ हमको हमें दिखाई दे रहा है डायरेक्टली अटैच विद ओवल विंडो, डायरेक्टली अटैच विद ओवल विंडो से अटैच है, ठीक है। ओवल विंडो से ही आपका स्टार्ट हो जाता है, ये हो गया आपका मिडल लेयर टिल स्टेपीज। ओके, स्टेपीज तक आपका मिडल लेयर है एंड देन ओवल विंडो से कॉक्लिया तक आपका इंटरनल लेयर। ओके, एंड यहाँ मैं नेमिंग मेंशन कर देती हूँ। दिस वन इज अ मैलिस, दिस वन इज अ इनकस एंड दिस वन is a stapes. Okay, stapes. ये जो आपको दिखाई दे रहा है this one is a round window. Round window is covered by, देखो इसके ऊपर एक कवरिंग हमें दिखाई दे रही है। This one is covered by secondary tympanium. This one is covered by secondary tympanium membrane. अब इस राउंड विंडो का यहाँ पे क्या रोल है? राउंड विंडो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग द प्रेशर। राउंड विंडो दिस वन रिस्पॉन्सिबल, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। दिस वन इज कवरिंग बाय सेकेंडरी टिम्पैनियम, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? इज इक्वलाइजिंग प्रेशर। ओके, बाहर से जो एयर आ रही है उसका प्रेशर है, इंटरनली एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करना होता है ताकि आपके ईयर ड्रम पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। एंड दिस वन इज अ यूस्टेशियन ट्यूब्यूल, इसका भी कुछ ऐसा ही काम है। ओके, यूस्टेशियन ट्यूब ये क्या काम करती है? दिस वन ऑल्सो रेगुलेट और इक्वलाइजिंग द प्रेशर, ठीक है। इंटरनल एयर के प्रेशर को रेगुलेट करती है ताकि जो है बाहर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो सके, यानी एक्सटर्नल एयर का प्रेशर इंटरनल एयर के इक्वल हो सके, ताकि अगर ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्रेच हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है। एंड यूस्टेशियन ट्यूब्यूल आपकी, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूस्टेशियन ट्यूब्यूल आपकी नेजोफेरिंग से अटैच है। इंटरनली दिस वन इज कनेक्टेड बाय अ नेजोफेरिंगल एरिया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कोल्ड हो जाने पे जो भी आपका म्यूकस सब्सटेंस है वो यूस्टेशियन ट्यूब्यूल में कलेक्ट होने लगता है, यूस्टेशियन ट्यूब्यूल फिल हो जाती है उस म्यूकस से, तब वहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे इफेक्ट आता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी डैमेज ऑल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। ओके, यहाँ पे ये एम्प्यूला पार्ट दिखाई दे रहा है, फूला हुआ कोई भी पार्ट होता है आपका, इसमें दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्यूला पार्ट। ओके, दिस वन इज अ मेम्ब्रेन ऑफ अ लेबिरिंथ। अभी हम आगे पढ़ेंगे पैरीलिम्फ क्या होता है, एंडोलिम्फ क्या होता है। एक फ्लूइड है यहाँ पे फिल्ड, जिसको हम बोलते हैं लेबिरिंथ, ठीक है। ये जो नर्व्स आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट नर्व इज अ वेस्टिब्यूल नर्व, जो कि वेस्टिबुलर एपरेटस से आ रही है। Vestibular apparatus is responsible for equalizing the balance of body and cochlea is responsible, cochlea के अंदर हम पढ़ेंगे organ of Corti, this one is responsible for hearing, अलग से हम फंक्शन पढ़ेंगे hearing का। vestibule nerve है यहाँ पे and this one is a cochlea nerve। इन दोनों नर्व को मिला के बनती है आपकी ऑडिटरी नर्व
ऑडिटरी नर्व हम पढ़ चुके हैं, दिस वन इज द 8th नंबर ऑफ अ क्रेनियल नर्व, जो कि आपका सिग्नल लेके जाती है ना टेम्पोरल लोब्स। ओके, हम पढ़ रहे थे। ओके, कौन कौन से दो मेन पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल के एंड कॉक्लिया। दो पार्ट हमने डायग्राम में देखा था। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, नेम इज द यूट्रिकल, सैक्यूल एंड एंडोलिम्फेटिक्स। ओके, तीनों का नाम यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, यूट्रिकल्स, सैक्यूल एंड एंडोलिम्फेटिक्स, ओके, फैटिकस। एंड इसके अलावा कॉक्लिया का फंक्शन हमने देखा था। कॉक्लिया, दिस वन इज अ मेन हियरिंग पार्ट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन या इनर ईयर। इनर ईयर का जो मेन पार्ट है हियरिंग का, दिस वन इज अ कॉक्लिया। ठीक है, अब कॉक्लिया का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं कॉक्लिया में, कितने स्कैला, कितनी बीच में वेस्टिब्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंड 3 मेम्ब्रेन इसमें है, 3 चैम्बर्स इसमें है। ठीक है, ये डायग्राम जितना भी हम कंटेंट फॉलो कर रहे हैं 100% NCERT को फॉलो करते हैं यहाँ पे, एंड 10% अदर इंफॉर्मेशन भी आपको मैं इसमें इंक्लूडेड करके बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये सारे डायग्राम्स आपके NCERT से ही लिए गए हैं। NCERT में आपको ये कॉक्लिया का डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्रामेटिकली इस सिचुएशन को समझते हैं। ओके, यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है और 3 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो पहले आपको पता होना चाहिए इनर मेम्ब्रेन जो है, दिस वन इज द फ्लूइड फिल्ड एरिया। इनर ईयर कह सकते हैं। इंटरनल ईयर का जो पार्ट है, इंटरनल ईयर का जो पार्ट है, दीज ऑल आर द फ्लूइड फिल्ड एरिया। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, फ्लूइड फिल्ड एरिया को ही इनर ईयर कहते हैं। ओके, अब इसके 2 पार्ट हैं कि फर्स्ट वन, अगर हम बात करें फ्लूइड फिल्ड एरिया को कहते क्या है, लिबरिंथ कहते हैं। इस फ्लूइड फिल्ड एरिया को लिबरिंथ कहते हैं, और ये लिबरिंथ 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बोनी लिबरिंथ एंड मेम्ब्रेन्स लिबरिंथ। ओके, फ्लूइड फिल्ड एरिया को, फ्लूइड फिल्ड इनर आपके ईयर को हम लिबरिंथ कहते हैं। ओके, फ्लूइड फिल्ड inner ear is called labyrinth. ओके, अब ये जो लेबिरिंथ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका, बोनी लेबिरिंथ, ओके, एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्लियर? ओके, sorry, bony labyrinth and membranous labyrinth. Clear? And अगर हम बात करें बोनी लेबिरिंथ, तो कहाँ हो गया, बोन साइड में हो गया। हार्ड पैरोटिक बोन यहाँ पर होती है, हार्ड पैरोटिक बोन नाम भी एग्जाम में आ सकता है, हार्ड पैरियोटिक बोन है ना, हार्ड पैरियोटिक बोन है। अब मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ जो होता है आपका, मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ के सराउंडिंग जो फ्लूइड फिल होता है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं, और मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लेबिरिंथ होगा उसको हम एंडोलिम्फ बोलेंगे। नाम से ही क्लियर है, मेम्ब्रेन लेबिरिंथ के जो सराउंडेड फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे पेरिलिम्फ, बाहर है ना। मेम्ब्रेन्स लिम्स के जो सराउंडेड फ्लूइड होता है, सराउंडेड फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिलिम्फ, ओके। और इसके जो इनर साइड फ्लूइड है, इनर साइड फ्लूइड जो इसके अंदर फील्ड है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। क्लियर? मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ के जो सराउंडेड प्रेजेंट फ्लूइड है, दिस वन इज कॉल्ड द पेरिलिम्फ। इनर साइड जो प्रेजेंट है, दिस वन इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। क्लियर? अब तो ये हो गया आपका इनर ईयर का फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैसी है। ओके, अब कॉक्लिया क्या है? कॉक्लिया एक कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लेबिरिंथ है ना,
coiled portion of labyrinth is called cochlea. Coiled portion of labyrinth. ओके एंड जिसमें 3 मेम्ब्रेन है और 3 चैम्बर्स है. क्लियर. अब जो आपको चैम्बर्स 3 मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, रेसनर्स मेम्ब्रेन, ओके, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड योर टैक्टोरियल मेम्ब्रेन. क्लियर. यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर देती हूँ. रेसनर्स मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज अ basilar membrane, okay, basilar membrane, and third one is the tactorial membrane. तो इसको याद करने के लिए आप RBT रैबिट के नाम से याद रख सकते हैं, रैबिट. तो RBT आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा. रेसनर्स मेम्ब्रेन, बेसिलर एंड टैक्टोरियल. ओके. वैसे हम अगर देखें सीक्वेंस आपका रेसिनर, टैक्टोरियल और बेसिलर है, ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्म में इसको आप अपना एक शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर सकते हैं. बट ये आपको नेमिंग याद ही करनी होगी. रेसिनर्स, टैक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन. ओके. रेसिलर्स मेम्ब्रेन सबसे ऊपर वाली है, बेसिलर सबसे नीचे वाली है, टैक्टोरियल मिड मेम्ब्रेन है. ओके. टैक्टोरियल मेम्ब्रेन, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन. बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड होती है. बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही सिचुएटेड है आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई. ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज अ मेन हेयरिंग पार्ट ऑफ द कॉक्लिया. कॉक्लिया का मेन हेयरिंग पार्ट है. यहाँ से सिचुएटेड आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, दिस वन इज द हेयरी स्ट्रक्चर, हेयर सेल्स हैं. इन हेयर सेल्स के अराउंड बहुत सारे एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं. एफरेंट नर्व फाइबर्स एक्चुअली क्या होते हैं ये आपको पता ही है. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है कि ईयर जो है आपका सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें बहुत सारे सेंसरी नर्व्स हैं. सेंसरी नर्व्स को एफरेंट नर्व कहते हैं. ये नर्व्स हमारी ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है ना. एंड इफरेंट नर्व क्या है जो ब्रेन से सिग्नल लेके आती है, आपके मोटर न्यूरॉन्स, आपके मोटर एक्टिविटीज़ करती है. मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं उसको, मोटर नर्व्स भी कहते हैं, जो इफेक्टर्स तक सारे सिग्नल को लेकर आ रही है. ओके. यहाँ पे जो सिचुएटेड है हेयर सेल्स के अराउंड, दिस वन इज अ एफरेंट नर्व फाइबर्स. यहाँ पे एफरेंट नर्व्स और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एफरेंट नर्व जो कि सिग्नल को ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, CNS तक, पार्ट तक लेके जा रहे हैं. ओके. अब देखिए, अब ये तो हो गई आपकी मेम्ब्रेन. अब 3 चैम्बर कौन कौन से हैं? 3 चैम्बर हैं आपके स्कैला, मीडिया, ओके, स्कैला, टिम्पैनी एंड स्कैला वेस्टिब्यूल. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, कौन से पार्ट में पेरिलिम्फ प्रेजेंट है और कौन से पार्ट, कौन सा, ये जो आपको चैम्बर दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर अ फ्लूइड फिल्ड चैम्बर. तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से चैम्बर में कौन से टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए. स्कैला पार्ट जो है आपका, स्कैला पार्ट, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ स्कैला अगर हम बात करें, दिस स्कैला फिल्ड बाय द पेरिलिम्फ. कौन कौन से स्कैला की अगर हम बात करें, दिस वन इज, ये दोनों जो है आपके भी, देखिए ये वाला यानी कि स्कैला वेस्टिबुली एंड स्कैला टिम्पैनी. ठीक है. अबव वाला स्कैला यानी अबव वाला चैम्बर और लोअर वाला चैम्बर दोनों ही पेरिलिम्फ फ्लूइड से फिल होते हैं. एंड मिड वाला जो सेक्शन है, मिड वाला जो एरिया चैम्बर है, दिस वन आर फिल्ड बाय एंडोलिम्फ. क्लियर. दिस फिल्ड बाय पेरिलिम्फ फ्लूइड एंड दिस वन filled by a endolymph fluid. क्लियर. तो ये 2 पॉइंट है जिसको आप नोट कर लेंगे. इसके बाद हम, ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉक्लिया. अब कॉक्लिया पर आते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको समझना ज़रूरी है जब आप मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे, है ना. उसमें एक एक पार्ट का डिटेल में आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन हो रहा है. ठीक है. अब कॉक्लिया जब जो है आपका
जिसमें हम 2 पार्ट देख रहे हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटाई एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस इज जस्ट अबव द कॉक्लिया, कॉक्लिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है ना। एंड कॉक्लिया जो आपका पार्ट है, दिस वन हैविंग अ ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई हमने यहाँ पे लिया है, दिस वन प्रेजेंट अबव द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड बिलो द टैक्टोरियल मेम्ब्रेन। डायग्रामेटिकली आप इसके लोकेशन बता सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट जो है इज चेंज द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन आपकी आ रही है कहाँ से आ रही है, मैलस इनकस स्टेपीज ने ओवल विंडो को दे दिया था वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए, एंड ओवल विंडो से जो कॉक्लिया में पार्ट आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि ओवल विंडो से ये कैसे कनेक्टेड होता है। स्कैला वेस्टिबुली का जो एंड है, टर्मिनल एंड है, वो ओवल विंडो से अटैच होता है। स्कैला वेस्टिबुली का टर्मिनल एंड, इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं आप, है ना। ये इसका जो टर्मिनल एंड है, दिस वन अटैच्ड बाय द ओवल विंडो, यहीं पे लिख सकते हैं, इस एंड अटैच्ड बाय ओवल विंडो, जिससे ये वाइब्रेशन को कलेक्ट कर सकता है। जो वाइब्रेशन आ रही है स्टेपीज तक पहुंच गया, स्टेपीज जस्ट लाइक कह सकते हैं 3 ऑसिकल्स ने इस वाइब्रेशन को ओवल विंडो तक पहुंचा दिया। ओवल विंडो के बाद स्कैला वेस्टिबुली पार्ट डायरेक्टली अटैच्ड विद द ओवल विंडो, उसकी एंडिंग ओवल विंडो से अटैच्ड है। ओके, स्कैला टिम्पैनी की अगर हम बात करें, इसका जो टर्मिनल एंड है, दिस वन अटैच्ड बाय राउंड विंडो। राउंड विंडो भी पढ़ा था हमने। राउंड विंडो आपका सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एनरोल्ड होता है ना, और उसकी जो लाइनिंग है, दिस वन अटैच्ड विद द स्कैला टिम्पैनी, ठीक है। तो ये किससे अटैच है, इसका जो एंड है वो राउंड विंडो से अटैच है, जिससे कि वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचता है, और ये वाइब्रेशन को नर्व्स में कन्वर्ट करता है। कौन सी नर्व इसको लेके जाती है, दिस वन इज अ कॉक्लिया नर्व। ओके, दिस वन इज अ कॉक्लिया नर्व। ओके, कॉक्लिया नर्व। नेक्स्ट वन इज अ वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस जो है आपका, दिस वन इज रेगुलेट और मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस, ओके, स्टैटिक बैलेंस एंड अ डायनामिक बैलेंस ऑल्सो। ओके, अब वेस्टिबुलर एपरेटस में अगर हमने देखा, आपने देखा है, दिस वन अबव द कॉक्लिया पार्ट में प्रेजेंट है ना। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हमने देखा था यहाँ पे, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के नेमिंग है, फर्स्ट वन इज द यूट्रिकल सैक्यूल एंड एंडोलिम्फेटिक्स, ठीक है। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया उन्हीं लाइंस को ही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको ये जो फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एम्प्यूला। ये एम्पुलरी पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड एम्प्यूला, है ना। और बाकी जो पार्ट है आपका क्रिस्टी पार्ट है कि अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसमें भी कोई फ्लूइड फिल होगा, एंडोलिम्फेटिक, एंडोलिम्फ इसमें फिल्ड है, ठीक है। अब और इन सेमी सर्कुलर कैनाल के अराउंड भी कोई फ्लूइड होगा, तो उसके अराउंड फ्लूइड है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं, है ना। अब ये जो आपका पोर्शन है, दिस वन इज मेडुलरी एंड अ क्रिस्टी पोर्शन। मेडुलरी एंड क्रिस्टी या क्रिस्टा पोर्शन जो है, ये दोनों पोर्शन जो है आपके, दिस वन अगर हम बात करें, यहाँ से ऐसा समझेंगे आप, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ यूट्रिकल एंड दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ सैक्यूल। ओके, यूट्रिकल एंड सैक्यूल दोनों हो गए। इन दोनों का जो मैक्यूला पार्ट होता है, एम्पुलरी पार्ट है ना, इन दोनों का जो मैक्यूला पार्ट होता है, मैक्यूला पार्ट है ना, इन दोनों का जो मैक्यूला पार्ट है वो पार्ट एंड क्रिस्टी पार्ट, अगर हम देखें एंडोलिम्फ का क्रिस्टी पार्ट,
ये दोनों मेन पार्ट मिलके, दोनों स्पेसिफिक पार्ट मिलके आपका क्या कर रहे हैं, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल, दिस वन हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, दिस वन हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर मैक्यूला एंड क्रिस्टी, जो कि वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस। ओके, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं आपको, जो सेमी सर्कुलर कैनाल आपको दिखाई दे रही है, यूट्रिकल सैक्यूल एंड योर एंडोलिम्फेटिक्स, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ। उसके अराउंड जो फ्लूइड फिल्ड होता है, दिस वन इज अ पेरिलिम्फ, ठीक है। अब यूट्रिकल एंड सैक्यूला आपका मैक्यूला स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड एंडोलिम्फेटिक्स आपका क्रिस्टी स्ट्रक्चर बनाता है ना। अब ये क्रिस्टी स्ट्रक्चर है कहाँ एक्चुअली, दिस वन आपका पार्ट्स ऑफ पेरिलिम्फ के अराउंड प्रेजेंट है ना। अब ये जो आपका एरिया है मैक्यूला एंड क्रिस्टी, बोथ आर हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, ओके। अब इनके पास जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग और मेंटेन द डायनेमिक एंड स्टैटिक पोर्शन ऑफ योर बॉडी बैलेंस, ठीक है। डायनेमिक मेनली इज अ डायनेमिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब स्टैटिक बैलेंस के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, ओटोलिथ, याद रखना, ओटोलिथ ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर maintenance of your static balance. What is the meaning of a static balance? That one is estimation of the gravity, okay. ग्रेविटी के अगेंस्ट आप देखते हैं कहीं पे भी आप कहीं पे बहुत गहरी वैली है, आप जागते तो आपका क्या होता है ना, हेड पीछे की तरफ बैंड करता है ना। तो वो एक्चुअली क्या है, आपको कौन बैलेंस कर रहा है, दिस वन इज योर इनर ईयर का पार्ट है, ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। दिस वन इज एक्ट सेंसेशन ऑफ द ग्रेविटी कह सकते हैं, ओके। ग्रेविटी के लिए आपका बॉडी को बैलेंस करेगा। एंड सेमी सर्कुलर कैनाल जो आपने देखा ना, 3 कैनाल जो मैंने बताया बॉडी बैलेंस करते हैं, ये कैसा आपका एक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। डायनामिक बैलेंस, दिस वन इज रेगुलेट द डायनामिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। डायनामिक बैलेंस जैसे कि सपोज लाइक आप चल रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, ये सारे आपके डायनामिक बैलेंस में है, ओके। बैलेंस ऑफ बॉडी, ओके। तो ये हो गया आपका इनर ईयर का पार्ट। अब इनर ईयर के फंक्शन भी आप इसके बिहाफ पे बता सकते हैं, क्लियर। इनर ईयर इज अ मेन पार्ट ऑफ द ईयर जो कि हियरिंग का काम करे, बॉडी बैलेंस का। आइए अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ओके। जो भी साउंड हमें सुनाई देती है वो किस फॉर्म में है, वो आपका वेव के फॉर्म में है, या आप फिजिक्स में पढ़ते हैं साउंड वेव, ठीक है। कहीं पे भी कोई साउंड आ रही है वो वेव के फॉर्म में, दिस वन इज़ अ साउंड वेव, एक्चुअली दिस वन इज़ अ वेव, जो कि आपके जो ईयर पिन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो उसको ग्रैब करती है ना। तो ईयर में जो प्रेजेंट साउंड वेव है वो आपके कहाँ आ रही है, एक्सटर्नल ईयर में एंटर करती है। एक्सटर्नल ईयर में हमने देखा था, दिस वन इज़ अ ऑडिटरी कैनाल, योर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना, जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट हैं, सीरोमिनस ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट है ना। तो वहाँ पे एक ये जो कैनाल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहाँ से साउंड वेव एंटर करेगी। साउंड वेव एंटर करके मेन पार्ट आपका क्या है, ईयर ड्रम है ना, कान का जो आपका पर्दा है, दैट वन इज़ अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ये जाके अकोमोडेट होती है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ही थिन और इलास्टिक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे ही साउंड वेव इस पे जाके अकोमोडेट होती है, इट्स जनरेट द वाइब्रेशन ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। अब ये जो वाइब्रेशन जनरेट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से उसमें क्या हो रहा है, अंदर इस तरीके से कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन अल्टरनेट मैनर पे होता रहता है, ठीक है। जैसे साउंड वेव आई, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम पर होता रहेगा, है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जैसे ही ये कंप्रेशन डिकम्प्रेशन वाइब्रेशन होना स्टार्ट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है आपकी 3 ऑसिकल बोन, नेम इज़ अ मैलिस, इनकस एंड स्टेपीज।
ओके, मिस के नेम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, मिस, मैलिस, इनकस एंड स्टेपीज का ये सीक्वेंस जो है आपको, दिस वन इज enhance the intensity of the vibration. ओके, कितना टाइम्स, 20 टाइम्स इंटेंसिटी, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को एनहांस कर, एनहांस द 20 टाइम इंटेंसिटी ऑफ द वाइब्रेशन। ओके, अब मैलिस, इनकस, स्टेपीज ने इस वाइब्रेशन को और इनहांस कर दिया, यानी ईयर ड्रम पर अब और भी ज़्यादा तेज़ से वाइब्रेशन होने लगता है एयर का। एंड अब ये जो है आपका स्टेपीज इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ओवल विंडो, ये हम पढ़ चुके हैं। और आपका ओवल विंडो किससे अटैच है? ओवल विंडो आपका स्कैला वेस्टिबुली से अटैच था, याद है, स्कैला वेस्टिबुली एंड अटैच विद ओवल विंडो। अब ओवल विंडो में जो स्कैला वेस्टिबुली एरिया था, दिस वन इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ, है ना, तो यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ मैं आपको, स्कैला वेस्टिबुली मीडिया जो था वो डायरेक्टली कनेक्ट विद ओवल विंडो। ओवल विंडो में वाइब्रेशन आएगा तो उसमें भी वाइब्रेशन जाएगा, यही वाइब्रेशन आगे कंटिन्यू होता रहेगा। पेरिलिम्फ में जैसे ही ये वाइब्रेशन गया, स्कैला वेस्टिबुली में भी ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। स्कैला वेस्टिबुली से अटैच जो है आपका, मतलब इज नियर अबाउट, अगर हम बात करें बेसिलर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर की मेम्ब्रेन आपको याद है, दिस वन इज अ बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या था? ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई के नियर अबाउट क्या है आपकी? टैक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, ऑर्गन ऑफ कॉटाई में हमने देखा था क्या है? हेयर लाइक सेल है। ओके, कॉक्लिया का डायग्राम याद करिए। अब स्कैला वेस्टिबुली तक पहुंच जाता है जब द वाइब्रेशन अभी कहाँ गया? पेरिलिम्फ में गया। पेरिलिम्फ के बाद एंडोलिम्फ में पहुंचता है यही वाइब्रेशन। एंडोलिम्फ मैंने आपको बताया कि बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मीडियम प्रेजेंट, बेसिलर मेम्ब्रेन में ये वाइब्रेशन जब पहुंचेगा तब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर अब मैंने आपको बताया टैक्टोरियल मेम्ब्रेन भी है ना। यहाँ पे प्रेजेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन जनरेट होगा। हेयर लाइक स्ट्रक्चर में के अराउंड मोस्ट ऑफ एफरेंट नर्व्स होते हैं। ओके, नर्व इम्पल्स जनरेटेड एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स, है ना। इम्पल्स, अब ये जो इम्पल्स जनरेट हुई है, दिस वन ट्रांसमिटेड टू द ऑडिटरी रीजन, ये नर्व कॉक्लियर नर्व के थ्रू पहुंच गया, कॉक्लियर नर्व से आपका ऑडिटरी नर्व में जा रहा है। ओके, ऑडिटरी नर्व कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होती है ये भी आपको याद होना चाहिए, इज द 8th नंबर ऑफ अ क्रेनियल नर्व, है ना। उसके थ्रू आपकी ब्रेन के कौन से पार्ट में पहुंचता है? टेम्पोरल लोब में। ओके, तो टेम्पोरल लोब तक ये आपका पहुंच जाता है। दिस वन इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग।